Good evening, everyone. Okay, can I request everyone to please settle down? Okay, first up, a big round of applause. We have the world champion right next to me in the 48 kg category. How wonderful is that? And Karnam ji, thank you so much for taking out the time and your patience. आप हमारे साथ आपने बातचीत करने के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नारी शक्ति पर हम आज बात कर रहे हैं, पर ये शक्ति कैसे पैदा होती है, क्या क्या इसके लिए सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, क्या क्या चीज़ें त्यागनी पड़ती हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। आप उस मकाम तक कैसे पहुँचे, क्या क्या अड़चने आई। नीतू, फॉर यू टू, आपसे भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, आपका जो अभी तक का जो सफ़र रहा है, अब आप जाके वर्ल्ड चैम्पियन बनी हैं, पर अभी तक का आपका जो सफ़र रहा है काफ़ी उतार चढ़ाव से भरा रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, आपके पिताजी भी हमारे साथ हैं आज। अगर आप उनकी तरफ पॉइंट आउट कर सकती हैं तो मैं उन्हें देखना चाहूँगा, कहाँ है वो। सर नमस्कार। Now why I wanted him to be pointed out is because आपको इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए सबसे बड़ा जो योगदान था आपके पिता का था, और जो थोड़ी बहुत मैंने रिसर्च की है उससे मुझे ये मालूम हुआ कि उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी आपके करियर के लिए, अपने घर के जेवर गहने सब बेच दिए थे ताकि आप स्टेट चैम्पियन बने, फिर नेशनल चैम्पियन बने, राइट? इन चुनौतियों के बारे में हमें बताइए और किस किस तरह की अड़चनों का आपने सामना किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। Good evening to all of you and thank you ITV Network for inviting me here. And मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जब 2012 में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी, मैं एक गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गांव से निकलना भी उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी एक लड़की के लिए। तो वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, वर्ल्ड चैम्पियन बनने का सफ़र काफ़ी मुश्किलों भरा रहा है। तो उस टाइम पे मेरे पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा हरियाणा विधानसभा में जॉब करते थे उस टाइम पे, चंडीगढ़ में। तो मेरे पापा का सपना यही था कि मैं जैसे गांव में लड़कियां होती हैं वो घरों में ही रहती हैं लगभग, गांव में 10th तक के स्कूल होते हैं या 12th तक होते थे उस टाइम पे, तो फिर उनकी शादी कर दी जाती थी। ऐसा होता था कि उनको बाहर नहीं भेजना है। तो मेरे पापा कहीं ना कहीं हमें बचाना चाहते थे इन चीज़ों से कि मेरी लड़कियां 10th 12th करके, मैं नहीं चाहता कि वो शादी करें। और तो मेरे पापा ने मुझे ये गेम करवाया इसीलिए कि मैं बाहर निकल सकूं। पहले ये मेरा ये एम नहीं था कि मैं ऐसे वर्ल्ड चैम्पियन बनूंगी, कॉमनवेल्थ चैम्पियन बनूंगी। बस मेरे पापा का सपना यही था कि लड़कियां को आज़ादी दी जाए। तो जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, कुछ सालों तक मेरी अचीवमेंट्स नहीं आई। मैं बस में जाती थी डेली, तो कभी लेट आती थी। ऐसे होता था कि मेरी ट्रेनिंग 4 बजे 7 साढ़े 7 बजे तक चलती है और मैं लेट हो जाती थी कभी कभी ट्रेनिंग के लिए। तो फिर गांव से जो लेडीज़ होती हैं वो देखते हैं कि ये लड़की 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे आ रही है और अकेली आ रही है। मेरे को कभी पूछते थे कि तेरे साथ आज कौन जा रहा है। मैं बोलती मैं अकेली जा रही हूँ। अकेली जा रही है ऐसे बोलती थी। फिर वो मेरी मम्मी को सुनाती थी कि तेरी लड़की तो अकेली जाती है, और काफ़ी सुनने को भी मिला था। फिर मैंने मेरे पापा को भी बताई ये बात कि पापा ऐसे ऐसे होता है मेरे साथ, कभी कभी मेरी बस छूट जाती है। तो फिर मेरे पापा ने विदाउट पे होकर मेरी ट्रेनिंग करवाई थी कुछ सालों तक। अभी तक वो ऐसे विदाउट पे ही चल रहे हैं। तो काफ़ी दिक्कतें भी आई। मेरे भाई बहन हैं, उनका भी खर्चा उठाना बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि पापा की सैलरी नहीं आ रही थी, विदाउट पे हो गए थे। तो मैंने फिर स्टेट चैम्पियन भी बनी मैं मेरे पापा के सपोर्ट की वजह से। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी। मेरे भाई बहन की पढ़ाई का खर्चा भी नहीं उठाया जा रहा था। तो उस टाइम पे मेरी मम्मी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया। मेरी मम्मी के पास जो भी गहने थे कानों में डालने के, एक चैन थी, मेरी मम्मी ने वो भी बेच दी। तो काफ़ी सपोर्ट रहा मेरी मम्मी का भी। और जब मैं एक टाइम ये आया कि ठीक है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेरे रिश्तेदारों ने भी मेरी मदद कर दी थी। लेकिन मुझे इंजरी हो गई थी, एक बार रिस्ट इंजरी हो गई थी, शोल्डर इंजरी हो गई थी। तो उस टाइम ये हो गया था कि अब मैं कम बैक नहीं कर पाऊँगी। 2019 की बात है ये। उस टाइम पे भी मेरी फैमिली ने काफ़ी सपोर्ट किया और फिर मैंने कम बैक किया 2021 में। तो उसके बाद मैं नेशनल चैम्पियन बनी सीनियर में, फिर मैंने कॉमनवेल्थ गोल्ड जीता और अभी मैंने वर्ल्ड चैम्पियन बनी हूँ मैं। तो ये काफ़ी सपोर्ट रहा है मेरी फैमिली की तरफ से। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट प्लीज। मैम, आपके इस सफ़र की भी मैं दाद देना चाहूँगा।
आप आंध्र प्रदेश से हैं, पर अब हरियाणा को आपका गढ़ कह सकते हैं। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो आम आदमी पार्टी जिसको बना रही है, आप वहाँ पर वाइस चांसलर होंगे। पर आपकी जर्नी भी स्पोर्ट्स में इतनी आसान नहीं थी। जहाँ तक मेरी रिसर्च है उससे मालूम होता है कि एक आप स्टम्बल किए थे स्पोर्ट्स पे। आप शायद अपनी सिस्टर के साथ गए थे किसी ट्रेनिंग कैंप पर, वहाँ पर जाकर आपको एक कोच साहब ने नोटिस किया, आपकी स्किल की दाद दी और फिर उसके बाद आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी जीती। नमस्कार। मेरा जो जर्नी है, मैं 1987 में मेरा शुरू हुआ। तो मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो एथलेटिक्स करती थी, तो उसके बाद एक वेट लिफ्टिंग कोच ने उनको देखा फिजिक, तो उनको सजेस्ट किया कि तुम्हारी जो बॉडी स्ट्रक्चर वेट लिफ्टिंग के लिए परफेक्ट है, तो आप वेट लिफ्टिंग शुरू करो। तो वो बिल्कुल इंटीरियर में था। तो ये एक होता है ना कि मदर अकेले नहीं भेजना है कि भाई तुम जाओ बड़ी बहन के साथ, दीदी के साथ, चलो ठीक है। हम लोग 2 किलोमीटर पैदल चल के जाते थे, कई बार साइकिल मिलते थे तो साइकिल पे। तो वहाँ जाके मैं देखती थी 5-6 लड़कियाँ कर रही है, तो मैं जाके बैठी हूँ। तो थोड़े दिन बाद मुझे लगा कि भी मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ, मैं भी शुरू करती हूँ। तो वहाँ सभी कोच को गुरु बोलते थे। मैंने उनको बोला गुरुजी मुझे भी करना है। तो उस टाइम में मेरा उम्र 12-13 साल की होंगी, मैं बहुत पतली दुबली थी। तो उन्होंने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि तुम वेट लिफ्टिंग के लिए नहीं बनी हो, तुम घर जाओ अपनी मम्मी को हेल्प करो। वो बात मुझे इतनी ज़ोर से चुभी, तो मेरे दिमाग में से किया कि कोई इंसान कैसे कह सकता है मैं क्या कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। वो कौन होता है डिसाइड करने वाला। अब तो मुझे वेट लिफ्टिंग करना ही है। फिर मेरा ही क्लासमेट एक लड़की थी, उनका फादर का एक जिम था जो बिल्कुल बंद हो गया था दरदर हालत में, और वो दर्जी थे। तो उस लड़की को पटाया, बोला कि भी चाबी लेते पापा के पास जाके। हमने गए, उनको बोला कि हम थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करना चाहते हैं, जिम की चाबी दे दो। उन्होंने मना कर दिया कि भी नहीं, वो कभी भी गिर सकता है, आप लोग वहाँ नहीं जा सकते। लेकिन उस लड़की ने चाबी उठा लिया। तो हमने वहाँ ट्रेनिंग शुरू किया। हम चोरी छुपे देखते थे कोच कैसे सिखा रहा है टेक्निक, और वो हम लोग रिपीट करना शुरू कर दिया। धीरे 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 मैं अपना भी ट्रेनिंग शुरू की। फिर ऐसे 1.5-2 साल निकल गए। 1990 एशियन गेम्स का सिलेक्शन ट्रायल थे, तब तक मेरे सिस्टर नेशनल कैंप में चली गई थी। तो फिर मैं बेंगलुरु में, मेरी मदर फादर जा रहे थे, तो मैंने जिद किया मुझे भी लेके जाओ, मुझे देखना है। तो मेरा स्कूल हॉलीडेज थे तो मुझे भी लेके गए। तो वहाँ कुछ रशियन एक्सपर्ट प्लेयर्स भी आए हुए थे। सुबह ऑलमोस्ट 8:30 कंपटीशन शुरू हुआ था और रात को 10 बजे तक मैं एक कोने में बैठी और मैं हिली नहीं वहाँ से। बहुत ध्यान से उनको देख रही थी। जब मैं उनको देख रही थी तो वहाँ गेनेडी रेबोकोन रशियन एक्सपर्ट कोच था इंडियन टीम के साथ, वो मुझे देख रहे थे। सब कंपटीशन ख़त्म हो गया, ट्रायल्स वगैरह, उसके बाद मुझे बुलाए और मुझे पूछा भी आप किसके साथ हो। फिर मेरे सिस्टर को बुलाया, चीफ कोच को बुलाया। उन्होंने मेरे को पूछा कि तुमको वेट लिफ्टिंग में इंटरेस्ट है? मैंने बोला हाँ। कुछ कर सकती हो? मैंने बोला हाँ। तो किसी से लोअर कॉस्ट्यूम लिया, मेरे को पहनाई, बोला करके दिखाओ। तो मैंने जितना कर सकती थी मैंने किया। तो उन्होंने उसी टाइम मेरा जो इंडिया के जो चीफ कोच है और वहाँ मिस्टर प्रसाद थे जो डायरेक्टर थे उस सेंटर के, बोला कि इस लड़की को कैंप में रखो। तो चीफ कोच ने बोला विदाउट नेशनल्स के लिए बच्चों को हम रख नहीं सकते। कहते मेरा स्पेशल रिकमेंडेशन लेटर में देता हूँ, ये लड़की 101% बहुत अच्छी लिफ्टर बनेगी। तो उन्होंने 6 महीने मुझे अपने अंडर में ट्रेनिंग कराया। 6 महीने के बाद 8 महीने के बाद उदयपुर में मेरा जूनियर नेशनल चैम्पियनशिप में गई हूँ। तो मैंने वहाँ 3 गोल्ड मेडल, 9 नेशनल न्यू रिकॉर्ड्स क्रिएट किया। ये मेरा फर्स्ट जर्नी थी। उसके बाद फिर 1990 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गई, मेरा वहाँ 5th प्लेस आया। उसके बाद फिर 91 में, 92 एशियन चैम्पियनशिप में 3 सिल्वर मिले। जर्नी चलती गई और 94 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गए टर्की में। तो उस टाइम में क्या होता था कि जब कंपटीशन चल रहा है तो गोल्ड मेडल सारा चाइना लेके जाएगा एंड ब्रॉन्ज एंड सिल्वर जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में आएगी। तो वहाँ मेरे क्लास में 2 लड़कियाँ थी। तो मैंने मेरा कोचेस को बात करते हुए सुना, कहते कि भी चाइनीज़ 2 है तो मतलब गोल्ड और सिल्वर भूल जाओ, ब्रॉन्ज के लिए फ़ाइट करते हैं। मुझे बड़ा दुख हुआ पर मैंने कुछ नहीं कहा।
तो वहाँ एक चाइनीज़ लड़की को तो मैंने बीट किया एंड 2 kg की डिफरेंस से मैं गोल्ड से सिल्वर पे रुक गई, तो मुझे सिल्वर मिल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़की डोप में आ गई तो गोल्ड मेरे पास आ गया। जब गोल्ड मेडल मेरे पास आई मैं काफ़ी खुशी हुई, लेकिन मेरा कोचेस ने और हमारा टीम मेंबर कहते हैं कि भाई ये बहुत लकी है लड़की, मतलब गोल्ड मेडल मिल गया इसको। मतलब एक एहसान होता है ना कि वो डोप में आ गई तो मिल गया, अदरवाइज मैं कैपेबल नहीं हूँ उस गोल्ड के लिए। तो मुझे बड़ी दुख हुआ कि भाई हमारा कोचेस को और हमारी जो पर वो टीम गोल्ड मेंबर्स मिला भी तो डोप की वजह से, अगर वो मिलता होता तो डोप की वजह से ही मिलता। दैट्स द डिफरेंस, राइट? हाँ, मतलब वो डोप में आ गई तो मुझे मिल गया। उनको ये नहीं लगा कि भाई हमारी लड़की भी कैपेबल है, ले सकती है, 2 किलो में तो गया। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप में विक्ट्री स्टैंड पे गोल्ड मेडल पे खड़े होना है। फिर मैंने मेहनत की। फिर 95 में चाइना के अंदर गोंगजू में वर्ल्ड चैम्पियनशिप था, और जिनकी कंट्री में और तो वो ज़्यादा ही जोर लगाते हैं कि सारी मेडल हमारी आए। फिर वहाँ मैंने चाइनीज़ लड़की को बीट किया, मैंने वहाँ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया और 3 गोल्ड मेडल जीता। ये सब बात मैं इसलिए आप लोग को बता रही हूँ कि जब सिडनी ओलंपिक में मैं मेडल लेने जा रही थी तभी भी यही था कि पार्टिसिपेशन करना ही बहुत बड़ी बात है, मेडल का तो सोचो भी मत। मुझे लगा यार क्या माइंडसेट पे हम चल रहे हैं, दिन में 12 घंटा ट्रेनिंग कर रहे हैं, एक एक मसल एक एक जॉइंट पेन करता है, इतना मेहनत करने के बाद भी हमारा ऊपर हमें विश्वास क्यों नहीं है? जब तक मैं मेडल का नहीं सोचूंगी तो मैं मेडल तक पहुंचूंगी कैसे? तो मुझे ये बैरियर ब्रेक करना था। 92 में हमने बोला कि ओलंपिक में आएगा, वहाँ वेट लिफ्टिंग नहीं था, फिर 6 के लिए इंतज़ार किया, नहीं था, फाइनली 2000 में आया। तो मेरा 100% था कि मैं ये बैरियर यहाँ जाके ब्रेक करूँगी। और मैं सिर्फ ब्रॉन्ज के लिए नहीं, मैं वहाँ गोल्ड के लिए गई थी। वहाँ मेरा कोचेस की गलती है, मैनेजमेंट की गलती है, जहाँ मैं गोल्ड लूज़ कर गई 2 की वजह से, जो लास्ट वेट मेरा गिर गया था। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, वो बैरियर टूटने के बाद सबसे ज़्यादा ओलंपिक में मेडल हमारा महिला खिलाड़ियों ने जीता। उसके बाद मेरा एक ये भी सोचता कि अभी भी हमारा गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा। अभी स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स आ गए, स्पोर्ट्स मेडिसिन आ गए, स्पोर्ट्स इंजरीज़ के ऊपर काफ़ी सपोर्ट आ गया। हमारा टाइम में कुछ भी नहीं था जी। अब काफ़ी अच्छा हो गया, लेकिन अभी भी ग्रास रूट लेवल में मैं 87 में शुरू किया, ये 2012 में शुरू किया, स्ट्रगल सेम है जी, बिल्कुल है ना। Right. तो हमने कहाँ रीच कहाँ किया हमने? हमारा हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, इतनी ज़्यादा, मतलब चाइना को भी कहीं जगह हम पीछे छोड़ सकते हैं, पर हमारा पास कमी क्या है? ग्रास रूट लेवल में इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग। जहाँ वेट लिफ्टिंग जिम नहीं है, जहाँ बॉक्सिंग रिंग नहीं है, वहाँ अगर लड़कियाँ करना भी चाहे तो कहाँ जाए? जी। जैसे आपने जिक्र किया, दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का मुझे पास ऑफर आया, मैंने उनका एक्ट पढ़ा, तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा उनमें यही लगा कि भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाते हैं, डॉक्टर इंजीनियर सब बनाते, पर इसका थीम है, इसमें स्कूल भी है, मतलब 6 क्लास से लेके ग्रेजुएशन PhD तक हम प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बच्चों को कोचिंग देंगे, और 70% स्पोर्ट्स के ऊपर उनकी मार्क्स मिलेंगे और 40% एजुकेशन के ऊपर। तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर अब दिल्ली में जो डेवलप होगा, ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, ये डिमोशनल नहीं है, ये ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी इंटीरियर से कोई भी बच्चा रजिस्टर हो सकता है, एडमिशन ले सकता है। कंडीशन है कि वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो और स्पोर्ट्स में टैलेंटेड हो। तो इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो जाए जगह जगह, और हमारा हिंदुस्तान में जितने भी अब तक मेडल जीता, सभी का आप हिस्ट्री देख लो, सारे के सारे रूरल बैकग्राउंड से, छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से आए हुए हैं। कोई भी मेट्रो सिटी से हो सकता है 1-2 हो, लेकिन उस जगह अभी भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर और कोचिंग नहीं पहुंचाना पाए। और दूसरा एक सोच होता है कि जैसे कि
2012 में अगर ये कहते कि भी अकेले जाने में प्रॉब्लम है, तो आप सोचिए कि 87 में क्या सिचुएशन था उस टाइम में। तो और इवन हमारा आंध्रा में एक और कल्चर है कि जैसे मामा के बच्चे होते हैं, बुआ के बच्चे होते हैं, वो वापस में शादी भी कर देते हैं। तो एक ये भी प्रॉब्लम थी कि भी अगर लड़की थोड़ी सयानी हुई, अच्छा ठीक है बुआ का कोई लड़का है या लड़की है तो मामा का लड़का है या मामा से भी हो जाता है शादी। एक भी वो भी एक बड़ा ये था। पर इन सब में मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी मदर ने। ये गांव में 12 साल की उम्र में, मैं 12-13 साल की उम्र में आंध्रा श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से, एक छोटा सा कस्बा से बेंगलुरु तक अकेली ट्रैवल करके आती थी। वो हिम्मत मेरी मम्मी ने दिया कि भाई आप अपना आपको कमज़ोर नहीं समझना, आप स्ट्रांग हो, आप वेट लिफ्टर हो, आप इतना वजन उठाते हो, अकेले क्यों नहीं जा सकते। जी बिल्कुल ठीक। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा नहीं तो कि अभी आपके आगे के मंसूबे क्या हैं? अब आप वर्ल्ड चैम्पियन हैं 48 kg कैटेगरी में। MC मैरी कॉम के बाद एक गैप सा है, एक हाइटस सा है जिसको फिल करना ज़रूरी है। निखत आपके साथ हैं, आपने एक साथ ही ये एक तरह से प्रतियोगिता जीती थी। ओलंपिक्स में और कॉमनवेल्थ में मुकाबला करने में जो आपको चुनौती आने वाली है वेट कैटेगरी को लेके, उससे आप कैसे जूझेंगे? तो अभी मैं 48 kg में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो ओलंपिक्स वेट में ये कैटेगरी नहीं है, 50 kg है उसमें। और मैं अभी 50 kg में ही ट्राई करूँगी। अभी एशियन गेम्स होंगे हमारे, उसमें ट्रायल्स होंगी हमारी, तो मैं अभी 50 kg के लिए ट्राई कर रही हूँ। आपने ये भी कहा है कि जिस तरीके से अभी आपका फॉर्म है, आप निखत को भी पीछे छोड़ना चाहती हैं, उसके लिए क्या मंसूबे हैं आपके? तो मेरा टारगेट यही है कि मैं अपने इंडिया को रिप्रेजेंट करूं ओलंपिक्स में 50 kg में और इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूं। तो ठीक है, जिसके साथ भी मेरी फाइट होगी, मैं जो भी मेरा ओपोनेंट रहेगा अभी 50 kg ट्रायल्स में, तो मैं अपना 100% दूंगी उसके। मैडम ने सुविधाओं की बात करी, ये कहा कि चैलेंजेस हैं। 87 में जो चैलेंजेस थे वो 2012 में भी देखने को मिल रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं, इनको कहीं ना कहीं अगर किसी हद तक अगर सुलझा लिया जाए तो आप जैसी और चैम्पियंस और फ्रीक्वेंसी से निकल के आ सकती हैं? तो जैसे गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करी है, नेशनल लेवल पे सपोर्ट करी है, हमें कैंप में जाने के बाद जो सपोर्ट मिल रहा है वो शायद सपोर्ट हमें जब हम स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे मिले। जैसे अभी मैं मेरे गांव से मैं भिवानी जाती हूँ अभी 20 किलोमीटर। अब भी मेरे गांव में कोई स्टेडियम नहीं है जहाँ पे मैं रनिंग कर सकूँ, मुझे रोड पे ही रनिंग करनी होती है। तो ये काफ़ी अब भी मुझे दिक्कतें हैं इसमें। तो इसीलिए हमारे जो गांव की आसपास की लड़कियां हैं वो शुरुआत नहीं कर पा रही, क्योंकि उनके पास खेलने के लिए सामान नहीं है कुछ भी। और अगर वो स्टार्ट करें खुद के तरफ से तो उनके पास कहीं जगह नहीं है। वो डेली 20 किलोमीटर पेरेंट्स अलाउ नहीं करते हैं। अब भी गाँव में इतना नहीं है, इतनी अच्छी सुविधाएँ नहीं। शायद वो लेवल हमें मिल जाए, ग्राउंड लेवल से जो हमें सपोर्ट मिले, हमारे पास स्टेडियम और हमारे पास खेलने का सामान हो, बस इतना ही हो तो हमारे पास और भी ज़्यादा प्लेयर्स होंगे ऐसे जो हमें मेडल्स दे सकते हैं। आप जब बाहर जाती हैं तो वहाँ की सुविधाएं देखती हैं तो उनकी तुलना करती हैं सुविधाएं जो भारत में हैं उनसे? तो जब भी हम बाहर जाते हैं देखते हैं तो उनका एक पूरा सिस्टम से चलता है, हर एक चीज़ पहले से ही होता है। हमारे यहाँ नहीं चलता सिस्टम से। तो अब भी हम कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं उनसे। मैम, आपने कहा कि 87 और 2012 में चुनौतियाँ आपको एक ही लगी। मैंने एक किस्सा पढ़ा था, जब आप 2000 में कांस्य पदक जीत के आई, जब आपने जीता तो तब के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उन्होंने आपको बधाई दी और कहा कि आप जब वापस आएंगी, जब लौटेंगी मैं आपसे मिलूँगा। पर जब आप वापस आई तो आप एक हीरोज़ वेलकम एक्सपेक्ट कर रही थी, जो मेरी रिसर्च के मुताबिक आपको नहीं मिला। पर आज आलम ये है, आज माहौल ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं आजकल के नरेंद्र मोदी साहब, वो लोगों को खुद बुलाते हैं अपने घर पे, उनको प्रोत्साहन देते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं। तो फिर चीज़ें कैसे नहीं बदली? नहीं, देखिए चीज़ें बदली है, बहुत ज़्यादा बदली है। आज के टाइम में जब हम लोग खेलते थे, अगर हम लोग श्योरली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल लेने जा रहे हैं तो हमें गिनते थे कि भी कितने दिन है। अगर 5 दिन की कंपटीशन है, एक दिन पहले जाओ और कंपटीशन ख़त्म किया वापस। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी बच्चा इंटरनेशनल लेवल का 6 महीने से साल भर उनकी अपनी पसंदी कंट्री में जहाँ सुविधाएं बहुत अच्छी है वहाँ जाके ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री
हाथ खोल के उनको सपोर्ट कर रही है, स्पॉन्सर कर रही है, ठीक है। और एक बताती हूँ, पहले हमारा टाइम में हमें इतना नॉलेज भी नहीं था, इतना पता भी नहीं था, कभी मंत्री से भी नहीं मिले हम। 95 वर्ल्ड चैम्पियनशिप में बन के जब आई थी, उस टाइम में 3 टाइटल मिले थे इंडिया को, एक वे स्पोर्ट्स में वर्ल्ड चैम्पियन, एक मिस वर्ल्ड, एक मिस यूनिवर्स, ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली मिस यूनिवर्स, आई थिंक मिस वर्ल्ड कौन है हमारे साथ ही फ्लाइट से उतरे होंगे, बहुत ज़्यादा गैदरिंग थी। तो हमारा टीम जब उतरे, कहते कि इतना गैदरिंग क्यों है, तो हमें तो मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स का तो पता नहीं था। हमें लगा कि भी हमें वेलकम करने आए, क्योंकि हिंदुस्तान में पहली बार कोई लड़की वर्ल्ड चैम्पियन बनी है, उससे पहले बनी ही नहीं। तो हम देखा तो बाद में हमें धक्के दे रहे, हटो हटो। मैंने बोला यार ये हमारे लिए नहीं है, चलो साइड हो। फिर देख रहे हैं कि भाई बड़ी सुंदर सी लड़की आ रही है, उनको बुके हार वूर पहना रहे, हम ऑटो लेके चले गए। पर अब हमारे बच्चे कॉमनवेल्थ की जीत के आते हैं, वर्ल्ड चैम्पियन जीत के आते हैं, हमारा मिनिस्टर खड़े होते हैं एयरपोर्ट में फूलों का हार लेके। अब मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, किरण रिजिजू जी मंत्री थे, तो उनको पीए को फ़ोन करना, मेल करना, मिलने के लिए कोई ज़रूरत नहीं थी। उनको सिर्फ व्हाट्सएप में या इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो, सर मैं मिलना चाहती हूँ, विदिन सेकेंड जवाब आता है, वहाँ टाइम आ जाता है, आओ मिलो। अनुराग ठाकुर जी हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जब भी आप मिलना चाहते हो, कोई भी खिलाड़ी मिलना चाहता है, ऑफिशियल मिलना चाहता है, वो हमेशा तैयार है। हमारा सेक्रेटरी स्पोर्ट्स मैडम है, उनके पास कभी भी कोई प्रॉब्लम लेके जाइए, वो सपोर्ट कर रही हैं। तो चीज़ें बदली हैं, बहुत बदली है। अभी देखिए खेलो इंडिया सेंटर्स खोल रहे हैं, जो एक्स प्लेयर्स थे जिनके पास गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है, कुछ नहीं है, पर उनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, खेलो इंडिया सेंटर बनाओ, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उनको सैलरीज भी दे रही है। चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बदली है, लेकिन मैं बोल रही हूँ जहाँ नहीं बदली है वो ग्रास रूट लेवल में। अगर आप एक लेवल में रीच कर गए, इंटरनेशनल में पहुँच गए, उसके बाद तो दिल खोल के आपको जो चाहिए, 1 साल बाहर ट्रेनिंग करना है, फॉरेन ट्रेनर चाहिए। अभी कोई इंजरी हो जाती है तो अमेरिका में जाके 6-6 महीने इंजरी ट्रीटमेंट हो रही है। और हमारा टाइम में शोल्डर पे एक एग्जांपल बताती हूँ, एक हमारी लड़की दोस्त थी जो वेटलिफ्टर थी, उसको शोल्डर में इंजरी हो गई। वहाँ साई में जो कोच डॉक्टर था उनके पास गई वो, तो बोला मेरा शोल्डर में, उसने बरालगिन दिया टैबलेट, ठीक है। हम लोग ट्रेनिंग करके आ रहे हैं, वो नीचे बैठ के तोड़ रही है गुस्से में। मैंने क्या है, कह रहा मेरा शोल्डर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और मेरे को बरालगिन टैबलेट दिया मैडम ने। ये था स्पोर्ट्स साइंस हमारे पास। अब ये सिस्टम नहीं है। अब आप यूरोप में जा सकते हो, बॉम्बे जा सकते हो। मैंने ऐसे कई प्लेस है। मेरा भाई चानू को देखे ओलंपिक से पहले उसका प्रॉब्लम था, वो पूरा 1 साल आउट ऑफ कंट्री रही है, वहीं ट्रेनिंग किया, वहीं ट्रीटमेंट लिया, और सेम इंजरी था जो एथेंस ओलंपिक्स में मेरा इंजरी था, बैक का सेम प्रॉब्लम था उसको, वो मेडल लेके आई। और एथेंस में मैं गई, सेम इंजरी की वजह से मैं वापस आई। तो ये बदलाव हुई है ना जी बिल्कुल। अब तो गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, आपने जैसा बताया और जैसा हम जानते हैं कि आपके पिताजी ने आपको काफ़ी सपोर्ट किया, पर हर लड़की के माँ बाप शायद इतना सपोर्ट ऐसा नहीं कि करना चाहते नहीं हैं, पर मानसिकता ऐसी बन जाती है कि वो सेफ प्ले करना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कैसे चेंज किया जाए ताकि लड़कियों का जो पार्टिसिपेशन है, इंक्लूजन है, इन्वॉल्वमेंट जो है खेलों में, वो चरम पर जाए? अभी तो पहले के टाइम से जब मैंने स्टार्ट किया था और अब से लेकर पेरेंट्स काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं। और जैसे जब मेरा मेडल आया था तो जो लोग मुझे ऐसे बोलते थे कि ये लड़की है, इसको क्यों भेज रहे हो, वही लोग मेरे से ये पूछने आ रहे थे कि तू कब एकेडमी कर रही है, हमें भी अपने बच्चों को वहाँ पे खिलाना, तू कब से स्टार्ट कर रही है, ऐसा सुनने को मिल रहा था। और जैसे मैंने मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया है, तो हम जब से मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की, मेरे पेरेंट्स कहीं पे भी गए भी नहीं थे। हमारे रिश्तेदारों में भी ऐसे फ़ोन आने बंद हो गए थे। वो कोई भी इनविटेशन देते थे हमें, तो उनको वैसे पता था ये नहीं आएंगे, तो वो बोलते थे ठीक है, हमारा एक बार तो फ़र्ज़ बनता है कि बुलाने का, लेकिन हमें पता है तुम नहीं आओगे। क्योंकि वो जैसे मेरा टारगेट है मुझे ये मेडल लेके आना, तो वो मेरे पेरेंट्स का भी टारगेट था, उनका मेरे से ज़्यादा था। जो भी हमारे घर में पूरा दिन ही बॉक्सिंग की बात होती थी। हमारे घर में कोई आता भी है तो हम भी तब भी बॉक्सिंग की बात करने लग जाते थे उनसे, तो इसीलिए हमारे घर में आना जाना, और वो बोलते थे सारा दिन इसी में लगे रहते हैं।
तो यही है कि जो बच्चे का टारगेट होता है, पेरेंट्स को भी वो लेके चलना होता है, हर टाइम उसी के बारे में सोचना होता है पूरा। आपको क्या लगता है कि इस तरीके का जो एक लक्ष्य है, जो सक्सेस है, उसको पूरा करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपके आसपास जो आदमी हैं, जैसे भाई हो गए, पिता हो गए, कज़न्स हो गए, उनका कितना बड़ा योगदान या उनकी भूमिका कितनी बड़ी है? तो फैमिली सपोर्ट तो काफ़ी रहा ही मेरी लाइफ में शुरू से ही, और अभी मैं यहाँ तक पहुँची तो उनका ही काफ़ी सपोर्ट रहा है। उन्होंने सब कुछ अपना जो भी पसंद होता है, शौक़ होते हैं पेरेंट्स के, सब कुछ त्याग दिया था हमारे लिए। एक टाइम ऐसा आ गया था कि उन्होंने अपने कपड़े लाने बंद कर दिए थे, वो वही पहन रहे 2-3 साल से, पुराने फटे पहन रहे हैं, क्योंकि उनको जो टारगेट है वो पूरा करना होता है। तो अभी काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, और अभी ऐसा जैसे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सपोर्ट किया है। अभी आज भी हमारे सीएम सर घर पे आके उन्होंने वेलकम किया है, और काफ़ी अच्छा भी लगा, उन्होंने हमें कैश अवार्ड भी दिया है। तो काफ़ी चेंजेस भी आए हैं, और अभी ये सारी दिक्कतें भी दूर हो गई हैं, और अभी मैं पूरा फोकस अपने जो टारगेट पे है उस पर कर सकूँगी। बहुत खूब, बहुत खूब। मैम, स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट परसेवेरेंस। अगर आपको कुछ अचीव करना है तो आपको अपने लक्ष्य से अडिग होना होता है। आप जब कांस्य पदक जीत के लाए, तब जहाँ तक मेरी रिसर्च बताती है, आप अर्जुन अवार्ड जीत चुके थे, आप राजीव गांधी खेल रत्न भी जीत चुके थे, अब उसका नाम कुछ और है, आप पद्मश्री भी पा चुके थे। उसके बावजूद भी आपने कांस्य पदक पाना क्यों ज़रूरी समझा? उसके सबसे बड़े कारण यही है कि मैंने बोला था ना, वो एक हडल तोड़ना है कि हिंदुस्तान को खिलाड़ी के लिए एक गोल होता है कि अच्छा मुझे ये मिल गया तब मैं चुप बैठ जाऊंगा, बट मुझे लगता है कि आपको रुकना नहीं आता। नहीं, देखिए, मैंने अभी एक्टिव स्पोर्ट्स छोड़ दिया, लेकिन मेरा एक ये था, इच्छा था कि भाई मैं एक अच्छा वेट लिफ्टिंग एकेडमी बनाना है। काफ़ी साल मैंने संघर्ष किया, कहीं से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया कि मेरे को हैदराबाद में आंध्रा गवर्नमेंट ने जुबली हिल्स में एक प्लॉट दिया था, मैंने वो बेच दिया। वो पैसे से हरियाणा में मैंने ज़मीन खरीदी। तो उसके बाद मैंने सोचा कि भी इसमें एकेडमी बनाना है। फिर मिनिस्ट्री ने मेरे को सपोर्ट किया, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने बनाना शुरू किया। लेकिन मैंने ये काम शुरू किया था 16 से। बहुत सारे लोग ने मेरे को बोला, यार क्या करना है, कितना मेहनत किया तुमने, 18-20 साल तो खुद स्पोर्ट्स में किया, फिर अपना आपको नौकरी में कर रही हो, बच्चे भी पालना है, और दोबारा क्या करना है वेट लिफ्टिंग का, अब छोड़ो वेट लिफ्टिंग का पीछे। नहीं, मैंने बोला कि जो स्ट्रगल मैंने किया है अपनी लाइफ में, हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, मिट्टी में हम लोग करते थे, जूते नहीं थे, बेल्ट नहीं था। अगर उस टाइम में हमें इतनी नॉलेज होता कि भी कितनी ज़्यादा इंजरी हो सकती थी, क्योंकि 50, 100, 150 किलो आप वज़न उठा रहे हो, मिट्टी में स्लिप हो गई, ऊपर गिर गया, स्पाइनल कोड में, नेक में, कहीं भी चोट आ सकती थी, मर भी सकते थे। लेकिन अभी भी देखती हूँ रूरल बैकग्राउंड में वही स्थिति है। तो नहीं, मुझे करना है ये। तो 16 से शुरू किया। पहले तुमको कहीं से फंडिंग नहीं मिलेगी, मैंने बोला कोई बात नहीं, जितना मेरे से हो सकता है उतना ही मैं करूँगी। करते करते मेरे पास 30-35, कोरोना से पहले 55 बच्चे आ गए थे, काफ़ी अच्छा लेवल में। जूनियर नेशनल में मेडल लिया, स्कूल्स में मेडल लिया, सीनियर नेशनल में एक लड़की तो सिल्वर मेडल तक भी पहुंच गए। अभी रिसेंटली हमारे एक नेशनल चैम्पियनशिप हुआ, उसमें हमारे दिल्ली की लड़की थी, वो गोल्ड मेडल लेके आई रिकॉर्ड करके। तो मेरा सोच ये है कि सपोर्ट आपको कहीं मिलता है, नहीं मिलता है, आप अपना आपको रोकना नहीं, चलो आप चलते रहोगे ना कोई आपको देख के लगन देकर जुड़ते चले जाएंगे। ऐसे ही पिछले साल 5 बच्चों का मेरा SBI फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया, इस बार 35 बच्चों को किया। तो हम अगर ये सोचते हैं कि नहीं कहीं से कुछ मिलेगा तो ही मैं करूँगी, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। करते जाओ। और इसमें मैं तहे दिल से मेरे हस्बैंड को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि मेरी जो वेट लिफ्टिंग के प्रति जो पागलपन है, जो भी है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं मुझे। या उन्होंने देखा, मैं अपनी लाइफ में ओलंपिक से पहले ही मेरी शादी भी हो गई थी 3 साल पहले, तो उन्होंने मेरा मेहनत देखा है। मैं दिन में 12 घंटा मैं ट्रेनिंग करती थी 3 सेक्शंस में। मेरा कोचेस मुझे जिम से हाथ पकड़ के निकाल देते, अरे चलो लंच पे टाइम हो गया, फिर शाम की सेक्शन भी करना है। तो इतनी पागलपन तो चाहिए। मैंने अपनी इंटायर लाइफ में कभी
इसमें फिल्म देखने नहीं गई कहीं पिक्चर हॉल्स में। मुझे मॉल्स में घूमने का कोई शौक़ नहीं है। मैं रेस्टोरेंट में कभी जाके फास्ट फूड नहीं खाई। मैं अपने कैंपस से बाहर ही नहीं आती थी। तो जैसे कहा कि मेरे रिश्तेदार बुरा मान जाते हैं, मैंने अपनी सगी सिस्टर्स के फैमिली मेम्बर्स की शादी अटेंड नहीं की क्योंकि टाइम ही नहीं था। क्योंकि हमारा जो ट्रेनिंग शेड्यूल्स ऐसे होते हैं कि एक साल में 3-4 कॉम्पिटिशन्स है, तो अगर एक हफ्ता का भी ब्रेक आता है ना, तो हम कम से कम कुछ नहीं तो 1 महीने भी डाउन हो जाते हैं। फिर दोबारा आप उस लेवल में लेके जाने के लिए आपको और भी मेहनत करना पड़ेगा। तो हमारा ज़िंदगी में सिर्फ वेट लिफ्टिंग के अलावा और कुछ है ही नहीं। अभी भी मेरे बच्चे कहते हैं कि चलो मम्मा कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे बर्थडेज पे, इस पे। मैंने बोला क्या करना है बेटा, घर में ही खा लो। तो वो कहते कैसी है आप मेरी दोस्तों के मम्मी जाती है, आप नहीं जाते हो। मैंने बोला मेरा वो डेवलप हो गया वो कल्चर, वो ना नेचर। अब मेरा मतलब मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ कहीं बाहर जाने में, मैं अपने घर में कंफर्टेबल हूँ। और जितना मेरा टाइम है तो मेरा एकेडमी में जाता है, मेरा यूनिवर्सिटी में जाता है। और मैंने बोला थोड़ी बहुत टाइम है तो हम घर में स्पेंड करेंगे, बाहर क्यों जाना है। तो जितना लगन और कंसंट्रेशन के साथ बिल्कुल उसमें डूब के आप काम करोगे तभी रिजल्ट आएगा। जी बिल्कुल। खेलों की अगर बात करें हम तो किसी की अगर मोटिवेशन होती है किसी खेल में घुसने की, तो वो ये होती है कि मैं अपने लिए नाम कमाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, ग्लोरी मिलेगी। और सबसे ज़्यादा लोग जब किसी खेल में घुसने की कोशिश करते हैं तो वो यूजुअली हमारे देश में क्रिकेट होता है, ये एक मानसिकता बन गई है। और वो एक तर्क भी है उसके पीछे कि पैसे भी कमाने हैं, हमें अपना घर पालना है, वी हैव टू कीप द किचन वार्म। आपको क्या लगता है कि ये जो मोटिवेशन थी ये क्या पुरानी हो चुकी है? क्योंकि आप जैसे लोग जो बाकी स्पोर्ट्स में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वजह से अब लोगों को लगने लगा है कि सिर्फ क्रिकेट या फिर कुछ अन्य स्पोर्ट्स नहीं, बॉक्सिंग में, वेट लिफ्टिंग में, रेसलिंग में भी नाम और पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको ऐसा नहीं लगता है तो ये भी बताइए कि स्पॉन्सरशिप को लेके आपको क्या लगता है कि और क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा सरकार से भी? तो जब कोई भी प्लेयर अच्छा कर रहा है तो उसको स्पॉन्सरशिप की भी ज़रूरत होती है, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलना ज़रूरी है, फिजियो का, डाइट का। तो मैं भी एक OGQ है कंपनी जो जिसने मुझे सपोर्ट भी किया काफ़ी, जब मेरे पास इतने मेडल्स नहीं थे तो उनकी वजह से उनका सपोर्ट भी काफ़ी रहा है मेरी लाइफ में। और जैसे आप बोल रहे हैं कि कैश अवार्ड्स, तो अभी हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में $1 लाख का कैश अवार्ड भी था। लेकिन जब मेरी फाइनल बाउट थी तो मुझे कोच ने पूछा कि तुझे क्या फील आ रहा है, कैसा लग रहा है कि अभी आज तेरी फाइनल बाउट है। मैंने कहा सर मैं रात को करवट ले रही थी, मेरे को नींद नहीं आ रही थी। बोले क्यों? मैंने कहा मेरे ना बार बार मुझे वो पोडियम दिखाई दे रहा, वो नेशनल एंथम रिपीट हो रहा है मेरे, जब से मैं रात से सो भी नहीं पा रही हूँ उसकी वजह से। तो उन्होंने बाउट के बाद पूछा कि तेरे मन में ये क्यों नहीं आया कि तुझे $1 लाख मिलने वाले हैं। मैंने कहा सर मेरे लिए वो कोई मायने नहीं रखते, जब मेरा तिरंगा सबसे ऊपर मैं लहराना चाहती हूँ उसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखती मैं उसके लिए। ये बहुत अच्छा ख्याल है। मैं भी क्रिकेटर थे, इयन बॉथम, इंग्लैंड को वो लीड भी कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि टेक केयर ऑफ द रन्स, द डॉलर्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। क्या आप मानती हैं कि अगर आप किसी खेल में या किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट के या डिसिप्लिन की तरफ अपनी पूरी मेहनत करते हैं तो ये बाकी चीज़ें अपने आप आपके साथ साथ आएंगी? क्या आपको लगता है कि ये बात पूरी तरह सच है या नहीं, या कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए? देखिए सपोर्ट होना चाहिए, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि पैसे से ही परफॉर्मेंस आता है, ये मैं नहीं मानती। अगर पैसे से परफॉर्मेंस आता है तो अमीर घरों में ओलंपिक मेडल टंगे होते हैं, गरीबों के घर में क्यों, है ना? हाँ, लेकिन आपको कहीं रीच होने के लिए, आपको एक लेवल खेल रहे हो दूसरे लेवल में जाने के लिए आपको मनी का 100% सपोर्ट चाहिए। जब नहीं था तभी भी मेडल जीत के हमने दिखाया, अब है ये जीत रहे, है ना? हमारे टाइम में कुछ नहीं था। मैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ तो मुझे गवर्नमेंट ने 6 लाख रुपए दिए। अब करोड़ों का स्पॉन्सर्स मिल रहा है बच्चों को और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अच्छा हो रहा है। लेकिन मेडल्स तो तभी भी आते थे, अभी भी आता है। आपको जितना लगन और फोकस आपकी है, और जब तक आपका सोच परफॉर्मेंस पे होना चाहिए कि भी ये नहीं है कि भी मैं पैसे के लिए खेल रही हूँ। जब तक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस
हमारा अंदर ना वो अजीब सी डर भी होता है, जो एक बार मेडल जीत जाता है, कोई भी खिलाड़ी है, नेक्स्ट कॉम्पिटिशन में जा रहा है, उसके दिमाग में मनी, नेम, फेम कुछ नहीं आता। ये होता है कि भी यार यहाँ अगर लूज़ करके ना पिछला वाला भी बेइज्जती हो जाएगी, ये नहीं हम अफोर्ड कर सकते, इसमें मेरे को लेना ही लेना है। और एक रात पहले तो नींद वैसे भी नहीं आती, जैसे कह रही थी ना कि भाई वो चलता रहता है। और हर खिलाड़ी का अंदर, मुझे नहीं पता आजकल बच्चे करते हैं कि नहीं करते, स्पेशली मैं अपनी मेडिटेशन के लिए ये करती थी कि मैं सो रही हूँ, नींद में जा रही हूँ, लेकिन मेरा दिमाग में चल रहा है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियनशिप आने वाला है, तो वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जा रही हूँ, स्टेज पे गई, फर्स्ट लिफ्ट इतना हुआ, मैंने उठाया, सक्सेसफुल भी किया, सेकंड लिफ्ट उठाया, फिर मेरे को मेडल मिला। ये विजुअलाइजेशन दिमाग में मेरा चलता था उससे। तो इससे मेरा कंसंट्रेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई, जैसे 95 वर्ल्ड चैम्पियनशिप का मैंने आपको बताया था, चाइना में हुआ था, उसमें मेरा जो लास्ट लिफ्ट 113 kg का वर्ल्ड रिकॉर्ड प्लस गोल्ड मेडल का था। मैं गई स्टेज पे, उठाया, गुड लिफ्ट हो गई और मैंने ड्रॉप किया। पीछे मैंने मुड़ के देखती हूँ, मेरा इंडिया टीम पूरा ऐसे करके खड़ी है। फिर मैंने दोबारा मुड़ के देखा कि नो लिफ्ट तो नहीं हो गई मेरी। मैंने बोला लाइट तो सारे गुड लिफ्ट का है। मैं फिर अपनी कोचेस उनको पूछा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों स्टन हो गए? कह रहे कि उन्होंने इतना बेंच बजाया और इतना शोर मचाई, हमने सोचा कि तू डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, मतलब तू अपना फोकस नहीं कर पाएगी। मैंने बोला अच्छा, मुझे ना कुछ सुनाई दिया ना मुझे कुछ दिखाई दिया, मुझे तो बिल्कुल ब्लैंक था। उस दिन पता लगा कि भाई जो मेडिटेशन में करती थी उसकी कितनी ज़बरदस्त फ़ायदा मिलता है। तब तक मुझे भी नहीं पता था कि भी मेरा इतना ज़बरदस्त फोकस है उसमें। मैम, जो हमारी ओलंपिक स्वर्ण पदक को लेकर जो एक इंडिविजुअल को लेकर जो खोज है, जो जुस्तजू है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अभिनव बिंद्रा, उसके बाद नीरज चोपड़ा, ओलंपिक्स हॉकी में हमने काफ़ी स्वर्ण पदक लिए, पर चाहे हम माने या ना माने, किसी भी देश की अगर स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस को जब जज किया जाता है या तोला जाता है तो गोल्ड मेडल्स के हिसाब से तोला जाता है। आपको क्या लगता है कि भारत उस मुकाम पर कब और कैसे पहुंच सकता है, और उसके लिए ग्रास रूट लेवल जिसका आपने जिक्र किया, उस पर काम करना कितना अनिवार्य है? देखिए, ग्रास रूट लेवल में काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक लेवल में अगर बच्चा पहुंच गया, अगर वर्ल्ड चैम्पियन बन गया, ठीक है, और वो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहा है, आज की सिचुएशन में बहुत सारी ब्रांड्स हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, लेकिन एक ग्रास रूट लेवल को बच्चे के लिए कोई भी नहीं आता आगे। जब तक अपना आपको प्रूफ नहीं करते, कोई स्पॉन्सर नहीं आते आपके पास। वो सिर्फ एक गवर्नमेंट ही है जो ग्रास रूट लेवल में जाके इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग की फैसिलिटीज दे सकती है, या जो एक्स प्लेयर्स है। जैसे अभी मैंने अपनी एकेडमी बना दी है, अभी 15 तारीख को मैं इनॉग्रेशन भी कर रही हूँ। मेरा एकेडमी वर्ल्ड क्लास का है और 100 बच्चे एक बार में ट्रेनिंग कर सकते हैं। इतना बड़ा वेट लिफ्टिंग जो हॉल है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है। इवन जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी जो पटियाला में, बेंगलोर में है, वो भी इतना बड़ा नहीं है। इस तरह की अगर जैसे कोई बॉक्सर है, जो रेसलर है, वो अपनी लेवल में एकेडमीज बनाए और वहाँ लोकल जो बच्चे हैं या इंटीरियर से जो भी बच्चा आना चाहता है, ट्रेनिंग करना चाहता है, उनको कोचिंग ट्रेनिंग दे। तो हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर भी नहीं डाल सकते कि भी हर चीज़ वही करे। तो हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब तक सरकार ने कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं ओलंपिक तक गई हूँ, और वेट लिफ्टिंग की वजह से ही मुझे सब जानते हैं। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मैं अपनी गेम को प्रमोट करूँ, और वो जूनियर बच्चे आ रहे हैं, वेट लिफ्टिंग करियर बनाना चाहते हैं, आप वेट लिफ्टिंग में हिंदुस्तान के लिए मेडल जीतना चाहते हैं, तो उनके लिए नहीं करूँगी तो फिर मैं किसके लिए करूँगी? तो उनके लिए तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जितना मर्जी मेहनत करना पड़े। राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दैट प्लीज। नीतू, आप बताइए अब क्या लक्ष्य है? ग्रास रूट लेवल की बात करी मैम ने, आपको क्या लगता है कि ग्रास रूट लेवल पर अभी कहाँ कमी है, उसको किस तरीके से पूरा किया जाए? और हमने मानसिकता की भी बात की पहले कि ये जो माइंडसेट है इसको भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है, खासकर हमारी बहनों को लेकर, कि एक एज के बाद, उससे पहले जो करना है कर लो, एक एज के बाद आपको घर गृहस्थी ही संभाल लेंगे। ये माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए? तो जो मैं अभी वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मैंने गोल्ड मेडल जीता है, तो यहाँ तक पहुँचते में मुझे बहुत टाइम लगा है।
जब से मैंने स्टार्ट किया है। तो जो मुझे दिक्कतें आई हैं, जो मुझे सामान चाहिए था, वो शायद वो मुझे पहले टाइम से मिल जाता तो मैं वो जल्दी अचीव कर पाती, ये जो मेरे मेडल्स हैं। तो काफ़ी दिक्कतें आई उस टाइम पे, मुझे सामान ही नहीं था मेरे पास खेलने के लिए, खाने के लिए जो डाइट होनी चाहिए वो नहीं था। क्योंकि उसके बाद जब मैंने प्रूव किया, मैं नेशनल चैम्पियन बनी, उसके बाद मुझे ये सब मिला है। और इसी की वजह से मैं अपना जो बेसिक होता है मेरे गेम में, वो भी मैं अच्छे से नहीं कर पाई हूँ। मेरा बेस है जो उस टाइम पे अगर मेरे पास सभी चीज़ें होती, अच्छे कोच होते, फिजियो होते, तो मुझे ये इंजरीज भी नहीं होती, तो मैं और भी अच्छा परफॉर्म कर पाती। तो ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें स्पोर्ट की। और जो है सरकार से क्या अपेक्षा है इस मदद में, इस ग्राउंड लेवल पर एक जो इंतज़ामात हैं उनको ऊपर उठाने के लिए? तो जो हमारे हरियाणा सरकार ने है, जो हमारे सीएम सर हैं, उन्होंने ये बोला भी है कि अभी हमारे गांव में वो एक स्टेडियम और बॉक्सिंग एकेडमी भी देंगे। उन्होंने आज ही उनसे बात हुई थी, वो घर पे आए थे, तो उन्होंने बोला है कि जो भी हम स्पोर्ट मिलेगा तो हम देंगे गांव के बच्चों को। तो ये काफ़ी अच्छा है कि हम, जो मुझे दिक्कतें आई हैं, मेरे जैसी और भी लड़कियां होंगी, मेरे गांव में काफ़ी लड़कियां, आस पास की लड़कियां हैं, तो उनको इसमें मदद मिलेगी कि वो वहाँ से वो एक शुरुआत कर पाएंगी। बॉक्सिंग को अगर हम देखें तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, वो एक एकेडमी के तौर पर उसका एक सपोर्ट दिखाई देता है। स्कूल लेवल पर अभी भी वो बॉक्सिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मिसिंग है। अगर स्कूल में कोई जाता है, बच्चे हैं, उनको कुछ लिमिटेड चॉइसेस ही मिलती हैं। बॉक्सिंग उनको यूजुअली बाहर निकल के ज़्यादातर स्कूल्स में किसी एकेडमी में या किसी क्लब में जाकर ही करनी होती है। आपको लगता है ये भी एक चीज़ है जिसको बदलना चाहिए? बॉक्सिंग ऐसा गेम है कि इसको एक स्पेशल ट्रेनिंग ही देनी पड़ती है। जैसे हम स्कूल टाइम में भी हमें पार्टिसिपेट करवाया जाता था बॉक्सिंग गेम में, लेकिन वो हम उसके लिए इतना ट्रेनिंग नहीं कर पाते स्कूल टाइम पे। क्योंकि आप हरियाणा में हैं, दिल्ली में, मुंबई में, अगर आप मेट्रोपॉलिटन्स की बात करें, वहाँ पर हर स्कूल में इस तरीके की सुविधाएं नहीं हैं स्कूल्स में। तो गर्ल्स के लिए खासकर तो ये सुविधा होनी ही चाहिए। वो सेल्फ डिफेंस के लिए, ये मैं ये नहीं कहती कि वो बॉक्सिंग में ही आए, बॉक्सिंग ही करें, उनको एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे एक ये गेम है तो करवाना चाहिए उन्हें ये। मैम, आपको क्या लगता है कि स्पोर्ट्स को लेकर जो एक खुला माइंडसेट है उसकी भी एक दरकार है, उसकी भी एक तब्दीली होनी चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी स्पोर्ट हो, रिगार्डलेस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वो स्कूल को या कि स्टेट को उस लेवल पर मुहैया कराना चाहिए। हाँ, बिल्कुल कराना चाहिए कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा आसपास, बच्चे जाते हैं पर वो स्पोर्ट चुन लेते हैं जो शायद उनकी पहली चॉइस ना हो। कई बार स्कूल्स में, देखिए स्कूल्स में मुझे लगता नहीं है कभी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो सकता है। अब हम सबको पता है स्कूल में स्पोर्ट्स पीरियड के नाम से 40 मिनट का टाइम होता है। वो बच्चे लाइन में आके ग्राउंड तक पहुंचते हैं तो 40 मिनट ख़त्म, वापस। ठीक है। और आजकल एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो गई, वो स्पोर्ट्स को इतनी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। ज़्यादा से ज़्यादा आजकल क्या शुरू हो गए, योगा एक अच्छी चीज़ है जो कम से कम स्कूल्स फोकस करने लगे कि बच्चों को योगा सिखाए। बाकी जो प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग जो मिलना चाहिए, जब हम लोग को सोचते हैं कि वो वहाँ से मिलेगा, ये मुझे लगता नहीं है कभी भी स्कूल में हो सकता है। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या रिटायर्ड ओलंपियंस, इन्हीं को सेटअप करना चाहिए और उनके सपोर्ट से ही अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं। मैम, जब आप कम्पीट कर रही थी तब ना सोशल मीडिया था, ना इंटरनेट का इतना ज़माना था। आजकल इतना एक्सेस है सबके पास। अगर मुझे अपने कंपटीशन को देखना है कि उनकी क्या कमज़ोरी है, उनकी क्या खूबी है, क्या खासियत है, मैं सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जाकर देख सकता हूँ। आपके ज़माने में ये नहीं था, फिर भी मेडल्स आते थे। आपको क्या लगता है कि आपके पास जो सुविधाएं नहीं थी वो आज लोगों के पास है, पर फिर भी शायद उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है? क्यों है ऐसा? देखिए, हमारा टाइम में सोशल मीडिया 100% कुछ भी नहीं था, मोबाइल्स भी नहीं थे। एंड इवन मेरे को अभी भी याद है कि मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन के आई हूँ तो इतनी छोटी सी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो आया था अखबार में, तो लेकिन मेरा मदर फादर ने वो भी कटिंग करके रखे थे। तो आजकल ट्विटर है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, पता नहीं ना जाने कितने। ये बच्चे हिंदुस्तान पहुँचे नहीं है, मैंने इनको ट्विटर पे देख लिया था, हमारा 4 गोल्ड मेडल आ गए तो हमें भी खुशी मिलती है। देखिए, ये चीज़ तो अलग है, ठीक है। अपने आप को प्रमोट करना या स्पोर्ट को प्रमोट करना ये अच्छी चीज़ है, लेकिन मेडल के लिए जो करना है वो
डिफरेंट है। तो मेडल के लिए तो आपको मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने, और कई बार ये भी हो जाता है ना कि किस्मत भी अच्छी होनी चाहिए प्लेयर की। जहाँ अच्छा प्लेयर है वहाँ अच्छा कोच नहीं है, जहाँ अच्छा कोच है वहाँ अच्छा प्लेयर नहीं है। ये संजोग भी बहुत मुश्किल से मिलता है, अच्छा कोच है अच्छा प्लेयर है। मैम, न्यूट्रिशन और बॉडी टाइप को लेकर भी काफ़ी डिबेट होता है भारतीयों के लिए कि अगर कोई वेजिटेरियन है और उसका बॉडी टाइप ऐसा है तो शायद उनको ये नहीं करना चाहिए। आपकी क्या सोच है इस बारे में? देखिए, मुझे बिलीव नहीं करती हूँ मैं वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, और आजकल इतनी फूड सप्लीमेंट्स आ गए, हमारे टाइम में वो भी नहीं थे। मैंने ऐसे प्लेयर्स को भी देखा है, नेशनल चैम्पियनशिप खेलने आए और एक चाय लिया, ब्रेड या बिस्किट ली, डुबा के खाया, जाके स्टेज में जाके गोल्ड मेडल जीता। तो अगर आप कहोगे कि वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है सप्लीमेंट्स है, तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊँगी। पर यह है कि अगर आपने ठान लिया मेरे को पहुँचना है, वो करना है, तो फिर कर सकते हो, कुछ भी अड़ल सा है आपकी लाइफ में। वेरी गुड। आप बताइए, क्या डाइट और एक जो सप्लीमेंट की जो दुनिया है वो एक एथलीट के लिए कितना बड़ा रोल प्ले करती है? तो ये जैसे हम जितना हम ट्रेनिंग करते हैं उतना ही डाइट भी इतनी ही ज़रूरी है। तो जैसे हम ट्रेनिंग अच्छी कर रहे हैं। क्या आप चाय और ब्रेड खा के एक बाउट जीत सकती हैं? तो पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने भी ऐसे ही किया था। कई बार बस घर में यही होता कि शाम को कोई सब्जी नहीं बना पाते, चटनी है, चटनी के साथ ही रोटी, कई साल तक ऐसे ही खा के वही जो नेशनल चैम्पियन बनी हूँ तो वहीं तक पहुँच के ऐसे ही बनी हूँ मैं वही खा के। तो उस टाइम पे ये था, लेकिन अभी जैसे कैंप्स में जाने के बाद ये हमें फैसिलिटीज़ मिली हैं तो उनका फ़ायदा भी बहुत हुआ है। हमें काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला है कि ऐसे सप्लीमेंट्स लेने होते हैं, इस ट्रेनिंग के पहले ये खाना, ट्रेनिंग के बाद वो खाना, तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हुआ है हमारे गेम में। मैम ने एक और बात करी कि जब ये compete कर रही थी तो कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे तत्व थे, कुछ ऐसे लॉजिक्स थे जिससे वो रूबरू नहीं थी, वाकिफ़ नहीं थी कि इंजरी हो जाएगी ये करने से, ऐसे करने से ये हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके की ट्रेनिंग और कैंप्स का हिस्सा आप हैं आजकल, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मिलती है और आप एक इंटेलिजेंट और एक थॉट आउट प्लान पे काम कर रही हैं? अभी तो काफ़ी चेंजेस आए हैं। जब भी हम कैंप्स में जाते हैं तो हमारे पूरा बॉडी टेस्ट किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है, हमें जो भी हमारे बॉडी में किसी भी चीज़ की कमी होती है वो हमें सप्लीमेंट टैबलेट सब दिए जाते हैं। और इंजरी में जैसे हमें कुछ भी पेन होता है तो हमारे साथ स्पोर्ट्स फिजियो रहते हैं हमारे कैंप में 3-4, तो उस इंजरी से पहले ही हमें बचा लेते हैं, उसका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से ट्रीटमेंट होता है। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी रहता है, हमारे टूर्नामेंट में भी वो हमारे साथ रहते हैं, तो काफ़ी फ़ायदा मिलता है इस चीज़ का। आपके पड़ोस में, आपके शहर में, आपकी डिस्ट्रिक्ट में मुझे पूरा यकीन है कि आपके बहुत लोग मुरीद होंगे, आपकी फ़ैन्स होंगी। वो आपसे आपसे आके क्या पूछती हैं, किस तरीके की नसीहत देती हैं आप उन्हें? तो अभी सबसे पहले लड़कियों को जो आती हैं, लड़कियां भी आती हैं, छोटी छोटी लड़कियां आती हैं मेरे घर में, तो वो बोलती हैं कि मुझे भी बॉक्सिंग करनी है। मैंने कहा ठीक है करो। फिर वो बोली आप कब जाओगे भिवानी, मैं आपके साथ चलूँगी, ऐसे बोलती हैं वो। तो काफ़ी बदलाव आया कि अभी मेरे गांव से लड़कियां जाने भी लगी हैं। मेरे गांव से लगभग 50-60 लड़कियां हैं ऐसी हैं जो गेम करने लगी हैं अभी। और स्टार्टिंग में हम 2-3 लड़कियां थी जो गेम करती थी, तो अभी एक चेंज है, काफ़ी बड़ा चेंज है। मैम, ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वंडरफुल कॉन्वर्जेसन जो हमारी आपके साथ हुई है, आपको क्या लगता है कि नीरू जैसे कितने रोल मॉडल्स की हमें ज़रूरत है आज, और इनको प्रोड्यूस करने के लिए और क्या क्या मेहनत करनी चाहिए हम सबको मिलकर, प्राइवेट सेक्टर को, पब्लिक सेक्टर को, गवर्नमेंट को, हमें और आपको? देखिए, यही स्पोर्ट्स को अगर प्रमोट करना है तो वही कहती हूँ मैं, इंटीरियर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेनिंग कोचिंग की प्रोवाइड करवाना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, आजकल जो स्पोर्ट्स है वो काफ़ी बड़ा इंडस्ट्री बनती जा रही है, ठीक है, सपोर्ट भी काफ़ी हो रहा है और काफ़ी साइंटिफिक तरीके से भी हो रहा है, उसको भी हम स्वागत करते हैं। जैसे सप्लीमेंट्स आ गए या इंजरी मैनेजमेंट हो गया या स्पोर्ट्स साइंस सेंटर्स आ रहे हैं, तो इससे भी हो सकता है कि भी हम हमारा जो ट्रेनिंग करते थे, एक दिन का अगर 12 घंटा ट्रेनिंग करते तो उसके 24 घंटा रिकवरी में लगता है, ये सब चीज़ों से हो सकता है 12 घंटे में रिकवरी हो जाए। तो
इन सब की चीज़ों के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और इंडिया में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बहुत सारे मेडल हम जीत सकते हैं। एंड स्पेशली इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी सपोर्ट कर रही है, काफ़ी बजट भी इस बार बजट सेक्शन में काफ़ी बजट भी स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने सैंक्शन किया। तो देखिए स्पोर्ट्स कोई जादू नहीं है कि भी आज आपने डाला और कल आपको रिजल्ट आएगा। कोई भी बच्चा अगर आज शुरू किया तो उसको 5 से 7 साल मिनिमम टाइम लगता है कि आप इंटरनेशनल लेवल में रीच करो। पहले वो डिस्ट्रिक्ट खेलेगा, स्टेट, नेशनल, फिर जूनियर, यूथ, फिर यूथ में जाएगा इंटरनेशनल में, उसके बाद जाके फिर वर्ल्ड चैम्पियन, फिर एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप। ये प्रोसेस है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि भी मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे को नेक्स्ट ईयर रिजल्ट चाहिए। तो इसमें पेशेंस की ज़रूरत है और सब मिलके अगर मेहनत करते हैं, जैसे कि मेरा अपना सोच है कि सिडनी ओलंपिक में मैं एक गोल्ड मेडल छोड़ के आई हूँ तो मुझे वहाँ से 10 मेडल लेके आना है। ये बात मैं सोचते सोचते मुझे 23 साल हो गए, है ना। तो अब 23 साल में मैं अभी 16 साल का शुरू कर रही हूँ तो 5-6 साल अपना खुद का हो गया। तो अभी मेरे बच्चे स्टेट एंड नेशनल लेवल में पहुँचे, इंटरनेशनल लेवल में पहुँचने के लिए अनदर 4 साल लग सकते हैं। तो धैर्य के साथ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। मैम, आपने वक्त निकाला, हमारे साथ बातचीत करी। आप हम सब के लिए प्रेरणा ही नहीं बल्कि आप और नीतू इस देश की उम्मीद भी हैं और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर बोथ ऑफ देम प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.